तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूवी लाइफ ऑफ पाई। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें बहुत सारे प्रकार के जानवर दिखाए जाते हैं, जिससे हमें ये डाउट होने लगता है कि हम मूवी देख रहे हैं या कोई जू देख रहे हैं। बट हाँ, हम सबको पता ही है ऑस्कर विनिंग मूवी है, तो ये बहुत ही बढ़िया मूवी है। अब यहाँ मूवी का श्री गणेश हो जाता है, जिसमें एक बंदा अपनी बहुत ही अमेजिंग स्टोरी बताता है अपने लाइफ की, कि कैसे उसका जन्म हुआ। क्योंकि वह एक जू में रहता था, इस कारण से उसका जन्म एक ऐसे डॉक्टर के हाथों से होता है जो कि इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का इलाज करता था। जिसका जन्म इतना खास हुआ है, उसकी स्टोरी कितनी खास होगी। तो ये मूवी पूरी बेस्ड है उसी इंसान पर जिसका नाम है पाई। नाम भी सोच लो कितना खास है, पाई, मैथमेटिक्स वाला पाई। यहाँ पे पाई अपनी सारी स्टोरी इस फ्रांस के बंदे को बता रहा होता है। इनकी मुलाकात कुछ इस तरीके से हुई। इस बंदे को एक बुक लिखनी है, पर इसे समझ नहीं आ रहा वो किस पे बुक लिखे। इस बंदे की मुलाकात होती है पाई के मामा जी से इंडिया के अंदर, और पाई के मामा जी का नाम है फ्रांसिस इंट्रोड्यूस कराते हैं पाई के बारे में, और वो कहते हैं आप पाई के पास जाओ और उसके ऊपर स्टोरी लिखो, देखना बहुत अमेजिंग स्टोरी आपको मिलेगी और बहुत आपको मजा आने वाला है और आपकी बुक भी बहुत हिट हो जाएगी। तो इसी दौरान यह अंग्रेज बंदा पाई से मिलता है और उससे उसकी जीवन गाथा सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक है। पाई के मामा जी का ये सीन है कि जब वो पैदा हुए थे तब उनके फेफड़ों में पानी भर गया था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें गोल गोल घुमाया, जिससे उनकी टांगें पतली हो गई और छाती चौड़ी हो गई और वो एक अच्छे तैराक बन पाए ऐसे शरीर की वजह से। उनके तैरने की शौक की वजह से ही पाई का नाम पाई पड़ा। और वो क्या, इन्होंने पाई के पिताजी को बताया कि अगर पाई का दिल साफ रखना है तो उसे ऐसे स्विमिंग पूल में तैराओ जहाँ का पानी एकदम साफ है, और उस स्विमिंग पूल का नाम है पिसिन मोलिटोर। और फिर क्या था, उसके अब्बा को ये बात बड़ी सीरियसली लगी और उन्होंने अपने बेटे का नाम पिसिन पटेल रख दिया। पिसिन जब बड़ा हुआ तो स्कूल में उसके दोस्त उसे चिढ़ाते पिसिंग नाम से। अंग्रेजी में पिसिंग का मतलब होता है पेशाब करना। अब तो क्लास में टीचर्स की भी जबान फिसलने लगी थी और उसका क्लास में मजाक बनने लगा, जिससे वो काफ़ी परेशान हो चुका। अब जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तब पिसिन अपना नाम सबको इंट्रोड्यूस करता पाई के नाम से। वो बताता कि मेरा नाम पाई है, पिसिन से पाई आया गया और पाई सरकमफेरेंस होता है, ये होता है वो होता है। लेकिन उसके दोस्त उसका नाम भली बात ही जानते थे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इंट्रोड्यूस करते करते हर क्लास में जब उसने इंट्रोड्यूस करा तो लास्ट क्लास में उसने पाई का पूरा एग्जैक्ट डेसिमल प्लेस लिखा, कम से कम 2000 प्लेस तक बिना किताब देखे। इससे वह स्कूल में काफ़ी फेमस हो गया और अब सब उसको पाई नाम से पहचानने लगे। पाई बताता है कि वह पौंडीचेरी में पैदा हुआ। यह बिल्कुल काफ़ी हद तक फ्रांस जैसा दिखता है, क्योंकि एक कोने पे इसका फ्रांस का भी राज था, तो एक कोना इसका फ्रांस जैसा दिखता है और बाकी का कोना भारतीय जैसा दिखता है। पाई जब बहुत छोटा था तो उसकी माँ उसे कृष्ण भगवान की कथाएं सुनाती थी, जिससे वह बिल्कुल अनजान था, और उसकी जान पहचान पहली बार किसी भगवान से हुई जिसका नाम कृष्ण था। पाई के पिता जो कि थे तो एक हिंदू ही, पर थोड़े नास्तिक थे। बचपन में हुई एक बीमारी की वजह से, जिसे उनके भगवान ने उसे ठीक नहीं किया और वो एक मेडिकल दवाइयाँ खा के ठीक हुए। जब पाई थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे मौका मिला चर्च में जाने का। वहाँ उसकी मुलाकात हुई फादर से। यहाँ उसने क्रिश्चियनिटी धर्म को जाना, जिससे वो कुछ टाइम क्रिश्चियनिटी धर्म को समझने में लगा और उसे फॉलो करने में लगा। धर्मों के अनसुलझे पहलुओं को समझने में उसने फादर की भी मदद ली। उससे भी वह कुछ सवाल करता, पूछता, जानता, अपने तर्क वितर्क करता। और फिर रास्ते चलते एक दिन उसे मुस्लिम धर्म की आवाज़ कानों में पड़ी, जिससे सुनकर वह उनकी मस्जिद में जाकर देखा। अब वो मुस्लिम धर्म को समझने में लगा। उन्हीं की तरह वो फॉलो करता, घर पे भी वो नमाज पढ़ता, अल्लाह को प्रणाम करता और अपने हिसाब से धर्मों को समझने में लगा। उसके पिताजी भी उसकी यह हरकत देख रहे थे और उसका भाई उसकी इन हरकतों की वजह से उस पर हंसता। उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटा किसी एक धर्म को मानो, अलग अलग धर्मों को मत मानो। अलग अलग धर्मों को मानने का अर्थ है तुम किसी भी धर्म को नहीं मान रहे। अब हमें मूवी में रिचर्ड पार्कर से मुलाकात कराई जाती है। दरअसल यह एक शेर का नाम है और इसका नाम कुछ इस तरीके से पड़ा था कि जब एक शिकारी इस शेर को इनकी जू में बेचने आया था तब डॉक्यूमेंटेशन में उनके नाम बदल गए थे।
शिकारी का नाम रिचर्ड पार्कर था, पर वह डॉक्यूमेंटेशन में शेर का नाम हो गया, और शेर का नाम थर्स्टी था, वो शिकारी का नाम हो गया। ये लोग खूब हंसे, पर फाइनली ये लोग शेर को रिचर्ड पार्कर नाम से ही बुलाते हैं। अब पाई की भगवान पे हो रही पीएचडी के अनुसार शेर में भी आत्मा होती है, तो वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो शेर को अपने हाथ से मांस खिलाने आता है। और तब उसके पिताजी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसको एक सबक सिखाने के लिए उसके सामने एक शो प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे बाहर एक बकरी को वो लगा देते हैं और शेर पिंजरे में से उस बकरी के अंदर खींच के उसको मार देता है। और यह सबक उसके लिए बहुत ही कड़ा सबक था। अब इसके बाद पाई की लाइफ एकदम आम इंसान जैसी होने लगती है, ना कोई भगवान ना कोई जादू, बस वही का रोज का पढ़ाई लिखाई स्विमिंग वगैरह जैसे नॉर्मल पीपल जीते वैसे। उसकी माँ उससे संगीत सीखने को बोलती है, तो संगीत क्लासों में उसकी मुलाकात होती है आनंदी से। उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी बीच वो उसे रिचर्ड पार्कर से मिलवाता है अपने जू में। इधर नगर निगम वाले जू को सपोर्ट करने में कुछ कमी दिखा रहे थे, इसी के चलते उसके पिताजी काफ़ी तनाव में आ जाते हैं और वो फैसला लेते हैं कि वह इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाएंगे, कनाडा, जहाँ पे वह इस जानवरों को बेच देंगे, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छी रकम मिलेगी और वो अपना एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। और क्योंकि पाई को काफ़ी लगाव हो चुका था भारत से और यहाँ पे बनाए दोस्तों से, तो उसके लिए भारत को छोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन सफ़र के दौरान वह पाता है कि उसके पिताजी का भी सफ़र भारत को छोड़ना बहुत मुश्किल था। रास्ते में उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे उन्हें वेज खाना नहीं मिलता, जबकि बीवी और बच्चे वेज खाते हैं। इससे बीच उसके पिता की लड़ाई भी हो जाती है वहाँ के शेफ से। एक बिजनेसमैन होने के नाते उसके पिता ने कभी जानवरों की देखभाल अपने हाथों से नहीं की होती, बट सफ़र के दौरान उसके पिता ही जानवरों की देखभाल करते हैं अपने हाथों से। इस सब को देखकर पाई को भी अपने पिता की परेशानियों का कुछ अंदाजा होता है। अब क्योंकि समुद्र के सफ़र बहुत ही दिलचस्प, लंबे और ख़तरनाक होते हैं, तो एक दिन समुद्र में तूफान आया होता है, जिसे पाई देखने के लिए बाहर जाता है। वो बारिश का कुछ लुत्फ़ उठाता है, मज़ा उठाता है, कुछ देर वहाँ घूमता रहता है और फिर इधर उधर हा हू करता है। और फिर देखता है कि समुद्र में ये तूफान काफ़ी तेज हो चुका है और आधी शिप डूबते हुए उसने देखी। वो अंदर अपने माँ बाप को बचाने के लिए जाता है, तो पाता है कि सारे जानवर छूट चुके हैं पानी के अंदर और उसके माँ बाप तक वो पहुँच नहीं पाता। वापस ऊपर आता है, मदद के लिए पुकारता है। मदद के लिए जो लोग आते हैं वो उसे एक बोट में फेंक देते हैं। वो कहते हैं वे स्वयं उनकी मदद करके उन्हें बचा लेंगे, तुम बोट में जाओ। बोट में जाता है, इतने में ऊपर से जिराफ आके कूदता है, तो बोट जो शिप के साथ जुड़ी होती है वो भी अलग हो जाती है और पानी में चली जाती है। अब पानी में कुछ दूरी पे जब बोट थोड़ा सा चलती है तो देखते हैं वो शेर रिचर्ड पार्कर भी नीचे तूफान में लड़ता हुआ बोट के ऊपर सवार होने के लिए कुछ कोशिश करता है और फाइनली वो उस बोट पे सवार हो जाता है। रिचर्ड पार्कर से डर के पाई एक बार का तो समुद्र में ही चला जाता है, वापस छलांग मार के। सोचता है कि यार समुद्र में बच जाएंगे। कुछ देर समुद्र में जाता है, इधर उधर टहला टहली करता है, वापस बोट पे आके चढ़ जाता है और वहीं रात होने की वजह से नींद आ जाती है। सुबह उठकर देखता है तो बोट पर एक चादर ढकी होती है और वो जिराफ एक कोने में पड़ा होता है और उसे रिचर्ड पार्कर कहीं नहीं दिखता। बोट में घुसे पानी को बाहर निकालता है। इतने में वह देखता है कि एक लकड़बग्गा उसकी बोट में होता है। लकड़बग्गा बोले तो भाई ये ऐसे दुष्ट प्राणी है जिसका पेट अंधा कुआं है, मतलब खाते ही नहीं था। लकड़बग्गा कुछ भी खा जाता है, बस मांस चाहिए, खाता रहेगा। लकड़बग्गे से प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा दूर एक कोने में वो जाके बैठता है। अब सारा लकड़बग्गा खूब देर तो पहले नाटक करता है, एक नंबर का बेवकूफ। पर कुछ नींद की दवाइयाँ जो कि उसके बाप ने सभी जानवरों को दी थी, इस वजह से वो कुछ देर के लिए शांत होकर के सो जाता है। और वहीं वो पाता है दूसरी तरफ एक बंदर आ रहा होता है जिसका नाम होता है ऑरेंज जूस, मतलब उसी की जू का होता है और ऑरेंज जूस नाम से उसे बुलाता है। उसे वो बोट पे चढ़ा देता है, उसके केले देता है, कुछ देर वो लोग जिंदा रहते हैं। अब लकड़बग्गा आता खाई जाता है जिराफ को, इधर बंदर जिंदा होता है। बंदर इस लकड़बग्गे की इन हरकतों की वजह से जब एक बार उससे फाइट करने लगता है तो बाद में सेकेंड टाइम में वो बंदर को भी मार डालता है, तो दोनों मर जाते हैं। लकड़बग्गे की इस हरकतों की वजह से
जब वो पाई उससे लड़ने के लिए चाकू से उस पर लड़ने के लिए स्टाइलें मारता है, तभी वहाँ से उछल के एकदम से आता है अपना सबसे मेन कैरेक्टर रिचर्ड पार्कर और लकड़ बक्के को दबोच के मार देता है। रिचर्ड पार्कर से बचने के लिए पाई लेट जाता है और मोशनलेस हो जाता है, तो रिचर्ड पार्कर से सूंघ के एक बार का वहाँ से चला जाता है और जैसे ही मौका पाता है पाई तुरंत एक किट उठाता है और वहाँ से छलांग मार के नीचे चल जाता है। अब उसने यहाँ पाई की जर्नी स्टार्ट होती है, एक खतरनाक जर्नी, एक लंबी जर्नी, और जिसको मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि कैसी जर्नी हो सकती है, क्योंकि ये बोट एक सेफ्टी बोट प्रदान की गई थी। तो इसमें सेफ्टी किट, खाने के कुछ सामान, कुछ कैन वगैरह होते हैं जिससे वो यूज़ में लेता है, अपनी दूसरी एक सेफ्टी बोट पे रखता है। उसकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार होती है कि अपनी सेफ्टी बोट पे रहता है, रिचर्ड पार्ट इस बोट पे रहता है, राजा की तरह सेफ्टी बोट को दूर रखता है। इस तरीके से कुछ दिन काटता रहता है। पाई किताब पढ़ता है कि समुद्र में जीवित कैसे रहें और अगर साथ में जंगली जानवर हो तो क्या करें, और जानकारी प्राप्त करता है कि सर्कस वाले जानवरों को कैसे कंट्रोल करते हैं। उस जानकारी के अनुसार वो कुछ सीटियां बजाता है, किसी भी तरीके से मतलब उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है रिचर्ड पार्कर को, और उसे अपना पालतू पेट बनाने की फुल कोशिश में जारी। इधर पाई के सेफ्टी बैग में जो कुछ भी निकला होता है उसका सबका यूज़ करता है, एक पेंसिल, पेपर, तो डायरी भी लिखता है कि कैसे उसकी लाइफ कट रही है। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। वो बचने की बहुत सारी ट्रिक्स अपनाता है। एक चिट्ठी को डब्बे में डाल के फेंक देता है कि हमें बचाओ, कोई उस चिट्ठी को पढ़ेगा और बचाएगा। तो अब एक किताब के अनुसार वह रिचर्ड पार्कर को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है, पर क्योंकि शेर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए कुछ कोशिशें तो उसकी नाकाम हो जाती है। लेकिन देखते देखते काफ़ी दिन बीत जाने पर रिचर्ड पार्कर की भूख, जो कि बहुत ही खतरनाक हो चुकी होती है, और शेर पानी में अच्छे तैराक होते हैं, वो पानी में कूद जाता है रिचर्ड पार्कर और तैरने लगता है, और देखते देखते वो उसकी तरफ आने लगता है जहाँ पाई बैठा होता है। डर के मारे पाई फटाफट से बोट पे चढ़ता है, और जैसे ही रिचर्ड पार्कर उस शाफ्ट पे चढ़ने वाला था, पाई उस शाफ्ट को उठा करके बोट पे रख देता है। अब रिचर्ड पार्कर पानी में और पाई बोट में। पाई उसे मारने के लिए कोई शस्त्र उठाता है पर उसे नहीं मारता इंसानियत के नाते, तो वो कुछ इंतजाम करता है। रात होते ही रिचर्ड पार्कर को ऊपर आने के लिए कुछ सीढ़ियाँ टाइप के नीचे डाल देता है और खुद का जो शाफ्ट है वो नीचे रख करके वापस चला जाता है। अब सारा खाना वो अपने साथ शाफ्ट पे ले चुका है, सारा वेजिटेरियन खाना, जो कि क्योंकि वो एक वेजिटेरियन है। एक दिन एक वेल आती है और पूरी शाफ्ट को पलट देती है, इसका सारा खाना ज़मीन में चला जाता है। अब एक वेजिटेरियन आदमी नॉन वेजिटेरियन बन जाता है। रिचर्ड पार्कर के लिए वो बड़ी बड़ी मछलियाँ इकट्ठी करके लाता है और उसे देता है ताकि उसकी भूख से वो ना मरे। और एक धार्मिक वेजिटेरियन को मछली को मारना बहुत ही दुख भरी बात होती है। धीरे धीरे पाई अपनी शाफ्ट को काफ़ी मॉडिफाई कर लेता है, पर रोज रिचर्ड पार्कर के सामने आना और इतने जोखिम भरे कदम उठाना उसको बहुत भारी पड़ता है। अब वो सोचता है वो रिचर्ड पार्कर को कंट्रोल कर लेगा, शाफ्ट पे चढ़ता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इधर उड़ने वाली मछलियों का जो है कहर उठता है, वो एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाती है। इसी बीच नाव में काफ़ी मछली इकट्ठी हो जाती है और वहीं एक बड़ी मछली आ जाती है जिसे रिचर्ड पार्कर खाने वाला होता है, पर उसके मुंह से निवाला छीन लेता अपना भाई पाई, क्योंकि उसे भी भाई कुछ खाना है। सारा खाना तो वेल डुबो गई, अब बंदे को नॉनवेज बनना पड़ेगा। और पाई यहाँ पे नॉनवेज बन जाता है, वो उस मछली को खाने लगता है और अपना पेट भरता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। पाई अपनी शाफ्ट को बहुत मॉडिफाई कर लेता है और एक दिन वो वापस जब आता है बोट पे, तो वो रिचर्ड पार्कर के सामने कुछ मांस के टुकड़े रखता है और उसे इशारा करता है इसे खा, फिर कुछ रखता है, फिर कहता है इसे खा। इस तरीके से वो उसे गाइडेंस देने की कोशिश करता है, उस पर एक हुक्म जताने की कोशिश करता है। अब पाई नाव पे रहता है और रिचर्ड पार्कर भी नाव पे रहता है, दोनों अलग अलग। मतलब कहने का ये कि पाई सीख लेता है रिचर्ड पार्कर को कंट्रोल करके नाव पे रहना। अब एक दिन फिर से तूफान आता है और वो तूफान काफ़ी भयानक होता है। पाई अपना सामान पैक करता है, शाफ्ट को पैक करके बोट पे आ जाता है और तूफान को देखने लगता है। तो तूफान इतना ज़्यादा, लाइटनिंग, ये सब देख करके पाई पागल जैसा हो जाता है। उसे लगता है भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। और इसी बीच तूफान में वह बेहोश हो जाता है।
इधर जब पाई की आंखें खुलती है वो अपना पानी का इंतजाम करता है और रिचर्ड पार्कर को देखता है जो कि भूख के मारे बेहोश, और भूख की क्या बहुत सारी कठिनाइयाँ और बाधाइयाँ जो कि इनको बेहोश मार देती है। रिचर्ड पार्कर बेहोश उसके पास जाता है, रोने लगता है, बोलता है कि हम अकेले पड़ गए, ये वो, उसको गोद में रखता है और रोने लगता है और भगवान को बोलता है भगवान हमारी रक्षा करिए वो, और वापस दोनों सो जाते हैं। मतलब दिन कटते जा रहे हैं और ये अकेले बोट पे समुद्र के बीच में और कहीं नहीं है। दिन कटते कटते एक दिन पाई जब वहाँ खोल के देखता है, पाता है एक जमीन के किनारे, तो बहुत दिन बाद घास पाने के बाद वो घास खाने लगता है। थोड़ा आगे जाके देखता है तो बहुत सारे नेवले इकट्ठे हुए होते हैं। वहाँ एक तालाब होता है बीच में जिसमें वो तैरता है। फिर रात को सोने के लिए पेड़ पे जाता है, अपना बढ़िया सा वहाँ पे बिस्तर बना लेता है और वहीं रिचर्ड पार्कर नाव में जाके सो जाता है। रात को जब उठ के देखता है तो पाई देखता है उस तालाब में मछलियां मर चुकी है और ऊपर तैरने लग रही है मरने के बाद, और काफी वो आइलैंड में रोशनी होने लगती है, सब जगह शाइनिंग जैसा होने लगता है। पेड़ पे से वो कोई चीज तोड़ता है और उसे खोल के देखता है तो अंदर होता है उसके अंदर एक इंसानी दांत। जी हाँ दोस्तों, इंसानी दांत। अब पाई को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि यह आइलैंड बड़ा खतरनाक है, यह आदमखोर आइलैंड है, ये खा जाता है ये आइलैंड अपने रहने वाले को। दिन में तो यह एकदम पॉजिटिव चीज़ें देता है, खाने पीने की, मीठा पानी, ये सब प्रदान करता है, लेकिन रात को यह खा जाता है। इसलिए सारे नेवले पेड़ पे चढ़ जाते हैं, इसकी ज़मीन भी खा जाती है, इसका पानी भी केमिकल रिएक्शन से एसिड बन जाता है। अगले दिन पाई तैयार हो जाता है, सारे खाने पीने के सामान इकट्ठे करता है, खूब घास खा के अपना पेट ठस ठस भर लेता है, बहुत सारे नेवले इकट्ठे कर लेता है नाव में। रिचर्ड पार्कर को आवाज़ लगाता है। अब क्योंकि रिचर्ड पार्कर उसकी सारी बातें मानता है तो फटाफट वो आ जाता है, नाव में बैठता है, दोनों निकलते हैं। रिचर्ड पार्कर ही वह जीव है जिसकी वजह से अभी तक ये जिंदा रहा, वरना ये अकेला कैसे जीता सोचो। क्योंकि इसके जीने का मकसद रिचर्ड पार्कर की भूख शांत करना, उसका ख्याल रखना, ये सब हो जाता है, इसलिए वो अकेलापन ज़्यादा उसको महसूस नहीं होता और वो इतने टाइम जी पाता है। लास्ट में उसे किनारा दिखता है मैक्सिको का, और वहाँ की धरती पे बड़ी मुश्किल से वह पहुँचता है, थक के ऐसा गिर जाता है कि उसकी उठने की भी हालत नहीं। रिचर्ड पार्कर जंगल के उस किनारे पे जाता है। यहाँ पाई को उम्मीद होती है रिचर्ड पार्कर मुड़कर देखेगा और उसे अलविदा कहने के लिए घुर्राएगा, पर वह कुछ भी नहीं करता, वह सिर्फ जंगल को घूर रहा होता है और जंगल में चला जाता है। कुछ इंसानों की टोली उसे देख लेती है और उसे ले जाती है, पर वो बहुत रो रहा होता है, इसलिए नहीं कि वह इतना दुख पाया, वह इसलिए क्योंकि रिचर्ड पार्कर ने उसे मुड़कर भी नहीं देखा, बहुत इमोशनली अटैच हो चुका होता है उससे और बहुत रो रहा होता है। और ये कहानी बताते बताते भी वह रोने लग जाता है, वह उसको फील करता है, उसके इमोशंस, उसकी सारी भावना, वो जानता है रिचर्ड पार्कर भी उतना ही इमोशनल होगा, बट क्या कर सकते हैं, उसने मुड़ के नहीं देखा। तो इधर वापस स्टोरी में जब पाई को दो एजेंट्स मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटित हुआ सब बताओ, तो वो अपनी कहानी बताता है पर उन्हें उस पर यकीन नहीं होता। तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसी कहानी बताओ जिस पर दुनिया विश्वास कर सके। तो फिर वो एक मनगढ़ंत कहानी बताता है जिसमें उसके फैमिली मेम्बर्स को वो इंक्लूड करता है, और अब ये कहानी सुन के वो दोनों एजेंट उससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। आप सोच रहे होंगे कि मूवी का हैप्पी एंडिंग कैसे हुआ, तो हैप्पी एंडिंग ऐसे हुआ कि वो लड़का पाई यानी कि अपना भाई इरफान यानी कि अपना भाई पाई ही मिलवाता है अपने बीवी बच्चों से, उसने शादी कर ली, उसके 2 बच्चे हैं, और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग है। यहाँ पे पाई एक फाइल भी देता है इस अपने दोस्त को, जिसमें पूरी रिपोर्ट होती कि कैसे एक आदमी पैसिफिक ओशियन, डीपेस्ट ओशियन के बीच में 227 दिन एक शेर के साथ जिंदा रहा। इधर पाई अपनी कहानी को छापने के लिए उसे अलाउ कर देता, बोल देता है ये कहानी अब तुम चाहो तो छापो, इसलिए हमने उसकी कहानी यहाँ पे छाप दी। अब इस कहानी में हम भी अपनी कुछ लाइन ऐड कर देते। अगर इरफान खान शुरुआत में नहीं बताते कि वो पाई मैं हूँ और मैं मेरी कहानी सुना रहा हूँ, तो हमें ये कहानी और दिलचस्प लगती, हमें लगता कि वो लड़का जिंदा भी रहता या नहीं रहता। लास्ट में बताते कि वो लड़का पाई मैं ही हूँ, तो जरूर मजा आता। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कैसे इस कहानी को और सुधारा जा सकता था इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।